हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का टर्म 2 का सेट 1 का फुल सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री का तीनों सेट, इसके अलावे इकोनॉमिक्स का भी सोल्व करा दिया है। आप लोग जा करके देख सकते हैं उसका सोल्यूशन। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सोल्यूशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड क अपठित बोध। यहाँ पर आप लोग को गंध्यास दिया गया है। सबसे पहले आप लोग को गंध्यास को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है लाइन बाई लाइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप लोग गंध्यास पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अभी जो ऊपर गद्यांश था सबसे पहले आप लोग को गद्यांश को पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है क नंबर कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है। तो आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो वहाँ पर उत्तर दिया गया है कि ईमानदारी को जीवन की सर्वोत्तम नीति कहा गया है। इसके बाद ख है कि गांधी और कबीर किसके उदाहरण हैं। तो ईमानदार और सत्यवादी लोग, मतलब गांधी और कबीर जो थे ईमानदार और सत्यवादी लोग हैं, ये उन्हीं का उदाहरण है। इसके बाद ग नंबर पूछा गया है कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो ईमानदारी अपनाना चाहिए। हमें जीवन में सफल होने के लिए ईमानदारी अपनाना जरूरी है, ऐसा भी गंध्यास में ऐसा कहा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अथवा वाला है। आप लोग यहाँ पर अथवा वाला देखिएगा। यहाँ पर जो अथवा वाला का है क नंबर क्वेश्चन की पद्यांश में सच किसे कहा गया। आप लोग ऊपर पद्यांश पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देना है उत्तर कि पद्यांश में सच किसे कहा गया है। तो संघर्ष को पद्यांश में सच कहा गया है। इसके बाद नयन का नीर का क्या अर्थ है। नयन का नीर, तो आप लोग पद्यांश पढ़िएगा तो आप लोग को उत्तर मिलेगा कि आंख का आंसू। नयन का नीर का मतलब होता है आंख का आंसू। इसके बाद ग नंबर वाला कि उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मतलब जो पद्यांश दिया गया है उसके लिए क्या शीर्षक होगा, उसका टाइटल क्या होगा। तो हम लोग उसका टाइटल दे सकते हैं सच। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दूसरा का नंबर वाला यानी खंड ख। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। तो जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप लोग को दो का उत्तर देना है और ये 5-5 अंक वाले हैं, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो है कि क अनुशासन का महत्व अथवा मेरा प्रिय रचनाकर विषय पर एक निबंध लिखे। आपको एक निबंध लिखना है किस पर, अनुशासन का महत्व अथवा मेरा प्रिय रचनाकर, इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुशासन पर महत्व, इसका निबंध को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुशासन का महत्व, हेडिंग दे देना है आप लोग को जो भी आप लोग निबंध लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को लिखना है अनुशासन का अर्थ। सबसे पहले आप लोग को अनुशासन का अर्थ देना है। आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद लिखना है कि अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन का अर्थ होता है निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना। इसके बाद है प्रस्तावना हेडिंग डालना है। आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि अच्छा दिखे। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी के जीवन में अनुशासन का एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनुशासन के बिना जीवन बेकार हो जाता है। अनुशासन ही विद्यार्थियों और व्यक्तियों को कार्य को सही तरीके से करने और कार्य को करने की रणनीति बनाने में मदद करते हैं। अनुशासन की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। व्यक्ति को सफलता तक पहुंचने में अनुशासन की मुख्य भूमिका होती है और सफल व्यक्ति को भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। सफलता के लिए भी अनुशासन चाहिए और सफल होने के बाद उसका पालन करने के लिए भी अनुशासन चाहिए। इसके बाद आप लोग को हेडिंग देना है कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में है। व्यक्ति को सही तरीके से जीना अनुशासन ही सिखाता है। अनुशासन ही हर कदम और कायदे से व्यक्ति को परिचित कराता है और मान सम्मान को अवगत कराता है। इसके बाद हेडिंग देना है कि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व है। विद्यार्थी के जीवन में भी हर पल अनुशासन की जरूरत होती है। बचपन से ही माता पिता के द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और उसके अगले चरण में बच्चे को विद्यार्थी जीवन के रूप में अध्यापकों और माता पिता के द्वारा अनुशासन सिखाया जाता है। इसके बाद लिखना है कि अनुशासन के फायदे मनुष्य के जीवन में। तो देख सकते हैं कि अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। अनुशासन के फायदे मनुष्य के जीवन में अनगिनत है। अनुशासन की जरूरत हर व्यक्ति को हर पल होती है। ये हो गया आप लोग का
कौन सा? ये हो गया आप लोग का पहला यानी क नंबर का आंसर। ये क नंबर का अनुशासन हो गया, अनुशासन का महत्व का आंसर हो गया, आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद है कि अपने गांव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए अब इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को लिखना है सेवा में, सेवा में लिख लेना है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सेवा में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है क्या, कि श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय गिरिडीह, आप लोग जहाँ से भी होंगे आप लोग उस जगह का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद विषय आप लोग को डालना जरूरी है कि हमारे गांव में कोरोना जांच कैंप लगाने के संबंध में, आप जिस संबंध में लिख रहे हैं उसका विषय डालेंगे। फिर महाशय, सबने निवेदनीय है कि मैं राम कुमार ग्राम टूंडी का निवासी हूँ। यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति विदेश से आए हैं और अभी तक अपना कोरोना जांच नहीं कराए हैं। कोरोना वार एक जानलेवा वायरस है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अतः श्रीमान से मेरा नम्र अनुरोध है कि आप हमारे गांव में एक कैंप लगाएं और जो विदेशी आए हैं उनका जल्द से जल्द कोरोना चेकअप करें। आपके 10 पनित कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना आपका भविष्य, आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिख सकते हैं, राजकुमार जो भी है, यहाँ पर दिनांक दे देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आप लोग का कौन सा नंबर क्वेश्चन, आगे है आप लोग का ग नंबर क्वेश्चन, कि समाचार पत्र के संपादन के नाम पत्र लिखिए और बताइए कि आपके शहर में अव्यवस्थित व यातायात के कारण अक्सर दुर्घटना होती है। तो ये एडिटर पर आपको लिखना है। तो इसका जो आप लोग का सेट 2 और सेट 3 है शायद उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग को वहीं पर मैं इसका उत्तर बता दूंगा। यहाँ पर अभी घ वाले को देखते हैं कि प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं, चलिए। तो देख सकते हैं कि प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता लिखिए। तो प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं। किसी घटना के कार्य संबंधी छानबीन, पूछताछ आदि के बाद तैयार किया गया वह जानकारी जो किसी के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य हो, प्रतिवेदन कहलाता है। वास्तव में प्रतिवेदन एक ऐसा लिखित विवरण है जो किसी कार्य का सही, सीधा और सपाट जानकारी देता है। इसके द्वारा किसी कार्य की जांच स्तर, उनके परिणामों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नीचे आप लोग को 1-2 नंबर डाल करके लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। यह तथ्यात्मक होता है, तथ्यों का प्रमाणिक होना अनिवार्य है, यह कानूनी या वैधानिक दस्तावेज का भी रूप ले सकता है, विषय निष्ठा पाई जाती है। इसके बाद एक और लिख सकते हैं कि संचित, सुगठित और उपयोगी होती है। ये हो गया आप लोग का घ नंबर का आंसर। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर, हार भी तेरी बनेगी मनीना जय का पताका, राग छनिन पतंग की है अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार सया पर मृदुलू कालिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यह है एक प्रसंग, और एक प्रसंग यहाँ पर है कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुलहीन कनों को। ये 2 प्रसंग दिए गए हैं, आपको इनमें से किसी एक प्रसंग की व्याख्या करना है विस्तारित रूप से। तो चलिए हम लोग क वाला का उत्तर देखते हैं, हम लोग क वाला को व्याख्या करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क वाला का उत्तर है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा वन महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना से लिया गया है। सबसे पहले आप लोग को यही लिख देना है। इसमें वह स्वाधीनता आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरित करते हुए कहती है कि, क्या कहती है, अब यहाँ से व्याख्या हम लोग का शुरू होता है। अगर तुम हार भी जाओगे तो भी वह तुम्हारे विजय के समान है, तेरा मान सम्मान हारने के बाद भी बना रहेगा, तुमने मेहनत जो की है। प्रेमी पतंग के बलिदान के बाद उस राख ही उस दीपक के अमर प्रेम की निशानी है, तुझको तो अंगार रूपी सया पर कोमल कालीन बिछाना है, उठो जागो तुमको अभी बहुत दूर जाना है। अब यहाँ पर लिखना है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या हो गया कि भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। इसके बाद ये कविता में संगीतात्मक है, मतलब यहाँ पर संगीत की तरह पर इसका लय आ रहा है। फिर है कि लक्षणिकता, चित्रमयता और बहिर्धर्मिता का चित्रण है। फिर है कि व्यंग प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है, व्यंग किया गया है एक आधार से।
इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर ख नंबर वाला प्रसंग देख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 में नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है उससे लिया गया है। इसमें कवि वर्षा ऋतु को आगमन के पश्चात होने वाले परिवर्तन तथा मेघ की विभिन्न छवियां का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हुए कहती है कि अब यहाँ से आप लोग का व्याख्या स्टार्ट होगा। देखते हैं कि मैंने वर्षा की छोटी छोटी मोती जैसे बूंदों को उसका एक कदम बर्फ के सामने ठंडे होते हैं उसे सुनहरी प्यारी मानसरोवर झील में उगे कमल के फूल पर गिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। इस समय का दृश्य काफ़ी आनंदमयी एवं मनमोहक लगता है। यहाँ पर अब काव्य सौंदर्य क्या है तो भाषा खड़ी बोली गई है, खड़ी भाषा में बोला गया है। फिर छोटी छोटी में पुनरुक्ति अनुप्रसंग अलंकार है। कविता की भाषा सरल और सहज है। इसके बाद आगे है आप लोग का चौथा का क देख सकते हैं कि सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवयित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा। तो इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है कि यह प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 में महादेवी वर्मा द्वारा रचित सब आंखों के आंसू उजले से अवतरित है। इसमें कवयित्री ने कहा कि हर व्यक्ति के मन में एक सपना व हर व्यक्ति के मन में एक सपना है, उसमें सत्य का अंश अवश्य होता है, अर्थात व्यक्ति अपनी लगन हिम्मत एवं कर्मों से सपनों को सत्य में ढाल सकता है। इसके लिए उन्होंने दीपक और फूल का उदाहरण दिया है। दीपक जलकर रोशनी फैलाता है तो फूल खिलकर सुगंध फैलाता है। दोनों चल के संगी हैं, लेकिन न तो दीपक खिल सकता है और न ही फल जल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थात सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है और उसी के आधार पर अपने सत्य में ढाल सकते हैं। सबकी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पर ख देख सकते हैं, चौथा का ख नींद उचट जाती है। कविता के आधार पर बताया कि कवि दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह क्यों है। इसका उत्तर देख सकते हैं कि कवि ने भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह बाहर के अंधकार यानी कष्टों को माना है। यह अंधेरा मिटने का नाम नहीं लेता और उषा नहीं आती। जीवन में संघर्ष समाप्त होते हैं। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि आगे है आप लोग का ग नंबर वाला कि पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। अब यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं कि इससे कवि का अभिप्राय है कि पत्नी केवल देखती ही नहीं बल्कि हर स्थिति में सभी को सहारा देती है। यहाँ पर सभी लिखना है, सभी को सहारा देती है। वह परिवार को गिरने या टूटने से बचाती है। यह आर्थिक संकट से जूझने में कवि की मदद करती है। इसके बाद है कि तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व में उसे सफल बनाते हैं। उसने कवि तथा परिवार को थाम रखा है। इसके बाद है आप लोग का पांचवा, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए और ये 3-3 अंक वाले हैं, यानी आप लोग के यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। जिसका कि पांचवा का पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर दे सकते हैं कि प्रस्तुत प्रश्न सुधा अरोड़ा द्वारा रचित ज्योतिबा फूले से लिया गया है, जिसमें ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करते हुए बताया है कि उन्होंने सर्वप्रथम नई विवाह पद्धति को जन्म दिया, जिससे ब्राह्मणों का स्थान हटा दिया गया। पुरुषों ने यह शपथ लिया गया कि उसे उसका अधिकार दोगे तथा उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। फिर है कि स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देनी चाहिए। और इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है आप लोग का पांचवा का ख कि चल ये लोग महारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देख सकते हैं कि खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना मजदूरों का शोषण, मजदूर वर्ग शोषण वर्ग की यातना झेलने को विवश है। समाज में
सूबे सिंह जैसे समाज में सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। समाज में व्याप्त जातिवाद मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग से हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषक वर्ग अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता, उनका जीवन रोजी रोटी की समस्या में उलझ कर रह जाता है। वे अपना जीवन खाना बदोश बनकर ही बिताने को विवश हो जाते हैं। इसके बाद है आप लोग का 5वां का गद्य देख सकते हैं कि देश की सब प्रकार की उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख दीजिए। तो देश की सब प्रकार से उन्नति के लिए लेखक ने निम्नलिखित उपाय सुझाए। कौन कौन से? यहाँ पर देख सकते हैं कि आलस्य त्याग कर देश की उन्नति के कामों में जुट जाना। फिर दूसरा है कि लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर बढ़े विदेशी पुस्तकों से भी हितकारी ज्ञान लेना। और तीसरा का जो है कि आत्मनिर्भर बनना और सहायता के लिए दूसरों के मुंह की ओर न देखना, यानी अपनी सहायता खुद करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग आगे लिख सकते हैं कि अपने व्यक्तित्व सुख की हम करना, धन और मान का बलिदान करके देश हित में लगाना। फिर लिख सकते हैं कि समाज में फैली कुरीतियों का मिटाना। फिर छठा में आप लोग लिख सकते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना, परिश्रम करने की शिक्षा देना। फिर कि हिंदू मुसलमानों को आपस में सहयोग करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग का आ गया 6 नंबर क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे धूमिल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी रचनाओं का नाम लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। 1 पहला है सलाम, दूसरा है जूठन और फिर है कि धूमिल की रचना कि बांसुरी जल गई, फिर है कि कल सुनना मुझे। इसके बाद आगे है आप लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन कि लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी जाबीन आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? तो इसका उत्तर देख सकते हैं कि लेखक जन्मजात कलाकार हैं। इस बात का पता इस पाठ में उस समय चलता है जब बड़ौदा के ब्रीडिंग स्कूल में जथा उस समय उसके ट्रेडिंग के शिक्षक मास्टर मोहम्मद अतर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इस चिड़िया को नकल करो। मकबूल फिदा हुसैन ने उस चिड़िया को बिल्कुल उसी तरह से बना दिया जैसा मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई थी। इसके बाद है आप लोग यहाँ पर अथवा वाला कि लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। अलग अलग व्यक्तित्वों के बावजूद के घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? तो इसका भी उत्तर आप लोग देख लीजिए कि प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 2 में मकबूल फिदा हुसैन द्वारा रचित हुसैन की कहानी अपनी जबानी से अवतरित है। इसमें लेखक के 5 मित्र हैं जिनका व्यक्तित्व काफ़ी अलग है परंतु ये काफ़ी घनिष्ठ मित्र है। क्यों ये घनिष्ठ मित्र हैं? क्योंकि वे सभी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मजबूत थे, वे सभी खुश मिजाज थे, इसी कारण से। इसके बाद है आगे आप लोग का 8वां नंबर देख सकते हैं कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था? कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था? तो इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं कि पहले लोग कला को रोज महाराजा और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था। उस समय कला आम आदमी का पेट नहीं भर सकती थी, यह केवल समय काटने का साधन थी। लेकिन समय बदला है, आज कला तथा कलाकार का सम्मान किया जाता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न बना दिया गया है, मतलब शिक्षा में भी इसकी ज़रूरत है। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि आज यह जीविका का महत्व साधन है। अब कलाकृतियाँ बड़े घरों की ही नहीं, आम घरों की दीवारों की यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है, आम घरों की दीवारों की शोभा बनने लगी है। ये हो गया आप लोग का 8वां का आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग को 8वां दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था? तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए कि लेखक को अपने दादाजी से बेहद लगाव था, लेकिन
दादा की मृत्यु के बाद वह गुमसुम रहने लगा। मतलब उसकी दादा की मृत्यु हो गई, इसके बाद वो गुमसुम रहने लगा। वह दादा के कमरे में बंद रहता था। वह सोता भी दादा के बिस्तर में। वह भी दादा की भूरी अचकन आड़कर मानो दादा उसके हाथ सो रहे हो। वह किसी से बात भी नहीं करता था। तो गुमसुम क्यों रहता था उसकी दादा की मृत्यु के बाद, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे आप लोग का आएगा हिंदी कोर का। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग को सॉल्यूशन मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सॉल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।